हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों आज थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोग इंटरनल एनर्जी के आगे का जो सीक्वेंस है उसको कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम और एंथैल्पी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज लेक्चर नंबर 4 है तो 4 के पहले के जो 3 लेक्चर्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं देख रखे तो आपको ये वाला लेक्चर खुद समझ में आएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, सो दिस इज लेक्चर नंबर 4। राइट, और लेक्चर नंबर 3 के लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। लेक्चर नंबर 3 के लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और ये बोला था कि उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और आंसर्स आए नहीं है तो इसलिए मुझे खुद ही अब ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलिए बेटा ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट डेल्टा यू फॉर 1 मोल ऑफ a diatomic gas undergoing state 1 300 Kelvin into 2 into 10 power minus 2 meter cube to state 2 400 Kelvin 4 into 10 power minus 2 meter cube में ये आप बोल रहे हो स्टेट 1 से स्टेट 2 चेंज हो रहा है। हमें डेल्टा यू पता करना है जूल्स में। सो आपको मालूम है बेटा कि जो डेल्टा यू की वैल्यू होती है दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू डी यू इज इक्वल टू, याद है आपको, एन सीवीएम डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डीवी होता था। ये मेन फॉर्मूला हमारा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। ठीक है, अब मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। सबसे पहले आइडियल गैस के लिए, यदि गैस आइडियल है तो बच्चे ये वाला पार्ट 0 हो जाता है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं, सिर्फ आइडियल गैस की अगर बात करते हैं तो आइडियल गैस के लिए जो डी यू की वैल्यू होती है दैट इज एन सीवीएम डी टी। सीवीएम की वैल्यू 12 गिवन है। So change in internal energy will be integration, number of moles is 1, CVM is what, 12 dt, and integrating it from T1 to T2 300 Kelvin से 400 Kelvin। देखो 300 से 400 Kelvin, so you integrate it from 300 to 400, right? So ये सब तो कांस्टेंट है बेटा, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, T2 minus T1, so सॉल्व करने पे this is 1200 जूल, right? This is 1200 जूल। This is the answer to first part। इतना सिंपल था बेटा, फिर भी आंसर्स आपके नहीं आए, कोई बात नहीं। ये फर्स्ट आंसर हो गया जब इंटरनल एनर्जी में चेंज हमें आइडियल गैस के लिए पता करना था। दूसरा पार्ट है, यदि गैस रियल है, अगर गैस रियल है तो ऑब्वियसली बेटा फिर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और अब जो डी यू होगा, अब मैं डायरेक्ट डी यू के बजाय डेल्टा यू लिखता हूं। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स इज 1, CVM is 12 dt, और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेटा T1 से T2, टेम्परेचर 300 केल्विन से 400 केल्विन, राइट, 300 से 400 प्लस डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज गिवन टू अस, व्हाट इज इट गिवन, 2 अपॉन वी स्क्वायर। क्या दिया हुआ बेटा, 2 अपॉन वी स्क्वायर। सो दिस इज 2 अपॉन वी स्क्वायर और 2 अपॉन वी स्क्वायर डीवी। और अब इसका इंटीग्रेशन बच्चे कहां से कहां करना है, v1 से v2। v1 की वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 से v2 है बच्चे 4 इंटू 10 पावर माइनस 2। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन, सो इसकी वैल्यू 1200 है, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 50 आती है। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू 1250 जूल। ठीक है बेटा, तो ये आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। इसका जो सेकंड पार्ट था बच्चे, ये वो बच्चे नहीं कर पाएंगे जिनको ये नहीं मालूम है कि ये वाला जो डी का रिजल्ट है NCVMDT, ये एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए अप्लाई करता है। तो क्या है, हम लोग बहुत सारी चीजें रट के रखते हैं, याद करके रखते हैं, बिना ये सोचे हुए कि एक्चुअल में ये कहां पे अप्लाई हो रहा है और कहां पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बड़े कॉम्पिटिशन्स इन्हीं छोटी चीजों पे स्ट्राइक करते हैं और बच्चा फिर समझ नहीं पाता। आप करोगे बेटा ये वाला रिजल्ट, आपको लगेगा कि गैस रियल है, आइडियल है, डीयू तो हमेशा NCVMDT होता है, नहीं होता बेटा। डीयू हमेशा ये होता है और ये तो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है। ठीक है, सो दिस वाज द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम जो हम लोग लास्ट लेक्चर में एकदम लास्ट में किए थे, जो आपको करना था लेकिन आपने आंसर भेजे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और अब हम आगे के सेक्शन को बढ़ाते हैं। सबसे पहले बेटा हम थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे और इंटरनल एनर्जी से उसका क्या रिलेशन है ये देखेंगे। ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंटरनल एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम।
अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं डिनोट करूंगा DOF से। देखो बहुत डिटेल में तो आपको फिजिक्स में ये पढ़ना पड़ता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और मैं बताऊं तो ये हायर फिजिक्स में आता है। अगर बहुत डेप्थ में जाना है तो ये हायर फिजिक्स में आ रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हायर फिजिक्स में आता है, ठीक है। ये इंक कलर शायद थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको। विजिबल है मेरे ख्याल से, एक मिनट मुझे चेक करने दो ये विजिबल है कि नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, काम चलेगा। इंटरनल एनर्जी या डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैंने क्या कहा बहुत डेप्थ में तो बच्चे आपको ये हायर फिजिक्स में, और ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का आप बोल सकते हो पार्ट है, जहां पे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से ये चीजें आती हैं। लेकिन आगे अभी अभी इस लेवल पे अगर मैं बात करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी पोजीशन को इंडिपेंडेंटली, उसके मूवमेंट, उसकी मोशन, उसकी पोजीशन को इंडिपेंडेंटली डिफाइन करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको थोड़ा और बेहतर अगर मैं बोल सकूं तो ये आप बोल सकते हो ये वो तरीके हैं, ये वो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज हैं। ये ज्यादा बेटर डेफिनेशन है, लेकिन ये तब समझ में आती है जब हम लोग थोड़ा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में मूव करते हैं। उसमें हमें जाना नहीं तो सुन लो आप। ये वो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ पर्टिकुलर पार्टिकल और अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स स्टोर्स इट्स एनर्जी। कितने अलग अलग तरीकों में कोई पार्टिकल अपनी एनर्जी को स्टोर करता है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक्चुअली वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने अलग अलग तरीके से कोई पार्टिकल अपनी एनर्जी को स्टोर करता है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब है बच्चे, कोई पार्टिकल अगर मूव करता है तो मूव करने में उसकी एक्स के अलोंग कुछ वेलोसिटी हो सकती है, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग। तो एक्चुअली एक एक्स के अलोंग कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के तीन कंपोनेंट्स हैं। तो अगर मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो तीन तरीके से स्टोर हो सकती है, हाफ एम यू एक्स स्क्वायर, हाफ एम यू वाई स्क्वायर और हाफ एम यू जेड स्क्वायर। मैं जानबूझ के लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये इसमें अगर जाएंगे तो फिर एक्चुअली जो अपने मेन पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा, हमें इस डेप्थ में नहीं जाना। ये सिर्फ मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बहुत स्पष्ट रहे कि एक्चुअली में डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या। सो ट्रांसलेशनल अगर एनर्जी की मैं बात करूं तो वो तीन तरीके से स्टोर हो रही है। कैसे तीन तरीके से स्टोर हो रही है? वो स्टोर हो रही है एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग काइनेटिक एनर्जीज के फॉर्म में। फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है बेटा। ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, शायद आपको थोड़ा सा आइडिया हो अगर आपने रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ा हो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई एक्स एक्सिस के अलोंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस सिस्टम का जो भी पार्टिकल का सिस्टम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप एक्स एक्सिस के अलोंग ले सकते हो, वाई के अलोंग ले सकते हो, जेड के अलोंग ले सकते हो। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एक्स के अलोंग हो सकती है, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग। तो अगर कोई पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं, अगर पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं तो उनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप एक्चुअल में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग ये तीन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी निकाल सकते हो। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज भी तीन तरीके से एक्चुअल में स्टोर हो सकती हैं, लेकिन यहां थोड़ा केयरफुल रहना। और मैं बच्चों बताऊं कि अगर कहीं पे बॉन्ड है, मतलब अगर दो पार्टिकल्स हैं और बॉन्डेड हैं बेटा, जैसे डाई एटमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल, जहां पे एटम्स पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड है, तो वो जो बॉन्ड है वो बॉन्ड एक्चुअल में एक स्प्रिंग की तरह वर्क करता है। बॉन्ड कैसे वर्क करता है? स्प्रिंग। और स्प्रिंग अपनी पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट, स्प्रिंग जैसा आप कंप्रेस कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो। तो वैसे ही बच्चे बॉन्ड्स जो होते हैं, जैसे दो पार्टिकल्स के बीच बॉन्ड है तो बॉन्ड कंप्रेस भी हो सकता है, एक्सपैंड भी हो सकता है, कंप्रेस एक्सपैंड। तो वो वाइब्रेशनल एनर्जीज होती हैं, वो वाइब्रेशनल एनर्जीज होती हैं। अब वाइब्रेशनल एनर्जीज जितने तरीके से स्टोर हो सकती हैं उनको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन तरह की हो गई, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। लेकिन अब यहां पे एक कैच है, पॉइंट है, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर ओनली एक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर। क्योंकि अगर टेम्परेचर कम है तो बॉन्ड स्टिफ है। स्टिफ का मतलब आप समझ लो, जैसे ये रॉड लगा रखी है, ये जैसे सपोज रॉड है, यहां एक एटम है, यहां एक एटम है,
तो ये जो बॉन्ड है ये स्टिफ है लो टेम्परेचर पे, ये फ्लेक्सिबल नहीं, स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग जैसा नहीं। आप सोच लो एक रॉड आपने फिक्स कर रही है, तो ये रॉड कंप्रेस और एक्सपेंड नहीं होगी, ये फिक्स है, तो ये रिजिड है बेटा, है ना, ये रिजिड है। लेकिन हाई टेम्परेचर पे ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, थोड़े लूज होने लगते हैं, तो आप बोल सकते हो अब ये रिजिड नहीं है, अब ये स्प्रिंग की तरह। तो जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है दैट आर ओनली एक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर, राइट। सो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है DOF, एक्चुअल में ये व्हाइट कलर दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है, ये ज्यादा विजिबल है। अच्छा ऊपर वाला मैं कलर तो दूसरा लिख रहा हूँ, ये फंस रहा है, ऊपर वाला कलर तो मैं दूसरा लिख रहा हूँ, लेकिन शायद आपको व्हाइट ही दिखे बेटा, ठीक है। जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पे एक्टिव होंगी, ठीक है। चलो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मैं टोटल बोलूं तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा बेटा, हमेशा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3n। कितनी होती है बेटा, 3n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स, n इज नंबर ऑफ एटम्स, जो भी एटम्स हैं उनके जो संख्या है उसके बारे में। तो यहां ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई बेटा, 3n। अब इस 3n में ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होंगी, कितनी होंगी, हमेशा 3, x के लॉन्ग, y के लॉन्ग और z एक्सिस के लॉन्ग। सो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आर ऑलवेज 3, ऑलवेज 3, राइट, ऑलवेज 3। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF, ये एक्चुअल में अब दो चीजें हैं। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास इस तरह का कोई एक सिस्टम है, डाई एटमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम्स हैं, दो एटम्स हैं। अब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग देखो, जैसे सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और z एक्सिस बच्चे इस तरह से है बाहर की ओर, z एक्सिस बाहर की ओर है। तो मैं अगर इसको y एक्सिस के अलोंग रोटेट करूं, देखो इस एक्सिस के अलोंग, मतलब इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करूं, तो आपको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर मैं इसको z एक्सिस के अलोंग रोटेट करूं तब भी आपको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब जो एनर्जी है y के अलोंग, z के अलोंग, इसकी एनर्जीज रोटेशनल वाली मिलेंगी। लेकिन आप खुद ही सोचो, अगर आप x एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट करते हो अब ये पार्टिकल है बेटा, क्या इस एक्सिस के अलोंग, जिन लोगों ने रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ रखी है, क्या इस एक्सिस के अलोंग अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं, इसको ऐसे रोटेट करता हूं, है ना, इसको ऐसे रोटेट करता हूं, तो क्या कोई भी यहां पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की कोई एनर्जी होगी? नहीं, क्योंकि एक्चुअल में उस एक्सिस के अलोंग, और ये पार्टिकल्स हैं बेटा, यहीं पे लोकेटेड है, यहीं पे लोकेटेड है इनका सेंटर ऑफ मास, कोई भी मोमेंट ऑफ एनर्जी आप इस एक्सिस के अलोंग इसका डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब है कि y के अलोंग और z के अलोंग तो आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब आपको रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलनी है, लेकिन x एक्सिस के अलोंग आपको कोई रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं मिलेगी। और इस कारण से यहां सिर्फ दो होती हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इफ द मॉलिक्यूल इज लीनियर, अगर लीनियर है तो। लेकिन अगर लीनियर नहीं है तो फिर बताओ क्या होगा? अगर लीनियर नहीं है तो फिर लीनियर नहीं होने पे, जैसे मान लीजिए बच्चे अब मेरे पास 3 पार्टिकल्स हैं, सपोज 3 पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए कुछ इस तरह से। अब ये x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है, सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है बेटा। हमारा यहां एक पार्टिकल है, यहां एक पार्टिकल है, यहां एक पार्टिकल है। अब आप y के अलोंग रोटेट करो, x के अलोंग रोटेट करो और z के अलोंग रोटेट करो, आपको कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के करेस्पॉन्डिंग हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। तो यहां पे अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो आपको रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 मिलती है, 3। सो दिस इज 3 इफ द मॉलिक्यूल इज नॉन लीनियर, इफ द मॉलिक्यूल इज नॉन लीनियर, राइट। तो ये हो गया 3 ट्रांसलेशनल, ऑलवेज डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, ऑलवेज। Rotational degree of freedom are 2 if the molecule is linear and it is 3 if the molecule is non-linear. This is important बेटा। और जो रिमेनिंग है आउट ऑफ 3n जो भी यूज हो गई, उनके अलावा जो बच गई डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एक्चुअली, वहां रिजिड रोटेटर और नॉन रिजिड रोटेटर का कॉन्सेप्ट आता है, उसको अभी हम लोग इस लेवल पे नहीं पढ़ सकते। सो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी रिमेनिंग है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी रिमेनिंग है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रिमेनिंग, रिमेनिंग
का मतलब क्या है? रिमेनिंग का मतलब है बेटा टोटल 3n में से ये जो खर्च हो गई इनके अलावा जो बच गई वो क्या होंगी? रिमेनिंग। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज बेटा मैं आपसे बोलता हूं कि चलो ऑक्सीजन के लिए ये पूरा एनालिसिस करते हैं, ऑक्सीजन गैस के लिए पूरा एनालिसिस करते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन, अब आपको मालूम है ऑक्सीजन इज दिस मॉलिक्यूल O डबल बॉन्ड O, ठीक है? O डबल बॉन्ड O। चलो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल DOF, हाउ मच? 3 into n, n is 2, number of atoms is 2, so 3 into 2 that is 6, that is 6, right? So 3 into 2 is 6. Now out of these 6 सबसे पहले ट्रांसलेशनल अलॉट किया करो। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा कितनी होंगी? 3, so ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। नाउ रोटेशनल, अब आपको तय करना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल कैसा है, मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर। ऑफ कोर्स अगर एक डाई एटमिक मॉलिक्यूल है, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 ही एटम्स हैं तो दैट इज ऑलवेज लीनियर, राइट? 2 पॉइंट्स इन स्पेस आर ऑलवेज कोलीनियर, राइट? अगर स्पेस में कोई 2 पॉइंट्स हैं तो आप उनको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम, दोनों एटम्स एक बॉन्ड से कनेक्टेड हैं तो दैट इज लीनियर मॉलिक्यूल। डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज लीनियर, कोई और ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, हमेशा प्लेनर होंगे बेटा। ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल्स, अगर 3 ही एटम है किसी मॉलिक्यूल में तो हमेशा प्लेनर होंगे, और अगर डाई एटमिक मॉलिक्यूल है तो हमेशा लीनियर होगा। सो लीनियर के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है बच्चे? 2 होती है। कितनी होती है बेटा? 2। अब 3 + 2 5 यूज हो चुकी हैं आउट ऑफ 6, आउट ऑफ 6 5 यूज हो चुकी हैं। सो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर हाउ मच? 6 minus 5, this is 1, this is 1, right? So vibrational degrees of freedom are 1 in this particular example। तो ये बेटा ऑक्सीजन के लिए एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि इसमें आप कंफर्टेबल हो जाओ। एक चीज का और ध्यान रखना है, आप लिख लो बेटा कि वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर ओनली एक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर। मैं लिख देता हूं, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और नेक्स्ट पेज पे इस इंपॉर्टेंट चीज को लिख लेते हैं। सो मैं क्या बोल रहा हूं? वाइब्रेशनल, प्लीज नोट दैट vibrational degrees of freedom, vibrational degrees of freedom are only active at very high temperatures, at very high temperatures, at very high temperature, right? अब बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि सर हाई टेम्परेचर बोले तो कितना टेम्परेचर? 2000 डिग्री सेल्सियस, 3000? कुछ भी नहीं, हर गैस के लिए ये अलग अलग होगा, हर मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होगा। अच्छा गैस के लिए मैं बोल रहा हूं बेटा, जो भी पीछे डिस्कशन किया मैंने, प्लीज ध्यान से सुनना बच्चे, जो भी ये डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ, प्लीज ध्यान रखना, आगे जो भी हम लोग ये जो भी सेक्शन पढ़ रहे हैं ये हम सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा? आइडियल गैसेस के लिए। आगे इस सेक्शन में जो भी हम लोग दिख रहा हूं मैं? बीच में वीडियो चला गया क्या? ठीक है, अभी सही है, अभी सही है ना? एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं बेटा, अभी सही है बिल्कुल, ठीक है। सो मैं ये कह रहा था कि वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ओनली एक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको कभी भी थर्मोडायनेमिक्स में इस लेवल पे क्वेश्चन मिले, चाहे ICHO हो, चाहे INCHO हो, चाहे JSO हो, चाहे JEE का क्वेश्चन हो, चाहे JEE एडवांस हो, आप वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को नहीं मानेंगे। आप भूल जाएंगे कि वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी हमने पढ़ रखा है, उसको एक्टिवेट नहीं करना है, अनलेस कि क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी कंसीडर करो। अगर बोल दिया गया है क्वेश्चन में तब तो आप वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को एक्टिवेट करोगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बेटा एक मिनट में चेक कर लूं ये, चलो ठीक है। सो दिस इज ओनली एक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे अगला एग्जांपल मैं हीलियम के ले लूंगा। हीलियम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 है, सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल DOF कितना हो जाएगा? 3 into 1, सो दैट इज 3।
टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, ट्रांसलेशनल DOF हमेशा 3 x के अलोंग, y के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग। अब चूंकि मोनो एटमिक है तो इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप x के अलोंग रोटेट करो, y के अलोंग, z के अलोंग, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आने वाला है। और कोई भी आपको रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं मिलने वाली है, कोई भी आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहां तो बॉन्ड ही नहीं है, तो ना तो रोटेशनल मिलेगी ना वाइब्रेशनल मिलेगी। ठीक है, अगला एग्जांपल लो बेटा। चलो बच्चे O3 ओजोन का एग्जांपल लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स 3 है, सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3 into n। टोटल DOF इज 3 into 3, दैट इज द 9। Now out of 9, translational degree of freedom is 3 and rotational degree of freedom। अब आपको तय करना पड़ेगा कि ओजोन मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो आपको मालूम है बच्चे कि ओजोन मॉलिक्यूल -1 + 1, दिस इज ओजोन मॉलिक्यूल, राइट, दिस इज O3। सो ओजोन मॉलिक्यूल इज नॉन लीनियर। सो नॉन लीनियर के केस में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होता है। Out of 9 you have used 6, 3 + 3, so left is 3। So vibrational degree of freedom is how much? 3। कितना हो गया बेटा? 3 + 3 + 3। Now let us take an example of CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्ट्रक्चर बेटा ये होता है, दिस इज sp हाइब्रिडाइज। sp हाइब्रिडाइज का मतलब है ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब मॉलिक्यूल इज लीनियर, मॉलिक्यूल इज लीनियर। ठीक है, मॉलिक्यूल लीनियर। यहां ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देखो यहां ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीजन पे पहले तो आप चेक करो कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है कि नहीं। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं बेटा, यहां पे एक लोन पेयर होता है। ठीक है, एक लोन पेयर होता है। तो एक लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना है बेटा, बीच वाले ऑक्सीजन का कितना है बच्चे, sp2। sp2 में मॉलिक्यूल ये लीनियर नहीं हो सकता, वैसे भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर के कारण ये थोड़ा बेंट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, सो फॉर CO2 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 ही आएंगे। क्यों? क्योंकि 3 into 3 होगा, नंबर ऑफ एटम्स तो 3 है, 9। ओके, नाउ आउट ऑफ 9 ट्रांसलेशनल इज ऑलवेज 3, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑलवेज 3। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि मॉलिक्यूल लीनियर है, रोटेशनल TION, चलो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मॉलिक्यूल लीनियर है तो 2 होगा, ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर है तो इस कारण से 3 था, और यहां पे लीनियर है इस कारण से 2 है, राइट। एंड वाइब्रेशनल यू हैव यूज्ड 5, सो आउट ऑफ 9 5 हैव बीन यूज्ड, सो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 4 है ना बेटा। 3 + 2 और 9 में से आपने 5 यूज कर लिए हैं तो 4 रिमेनिंग है। सो ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली इन मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल हमें कंसीडर नहीं करनी है, ध्यान रखना। तो एक्चुअल में आगे जो मैं आपको इंटरनल एनर्जी का रिलेशन बताने जा रहा हूं इसके साथ, तो उसमें वाइब्रेशनल को आपको इग्नोर करना है। हालांकि हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें आपको ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देंगे, लेकिन आप बेटा जब क्वेश्चन करोगे तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आप इनएक्टिव माना। इनएक्टिव का मतलब उसको इग्नोर करना, अनलेस कि क्वेश्चन में बोल ना दिया जाए कि वाइब्रेशनल भी कंसीडर करो। ठीक है, चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं और टेबल में हम गैस लिखेंगे, फिर गैस के बाद उस गैस में कितनी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, n ट्रांसलेशनल, फिर कितनी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, n रोटेशनल, फिर कितनी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, n वाइब्रेशनल, फिर उसका CVM लिखेंगे, फिर उसका CVM लिखेंगे बेटा, और CVM की वैल्यू, CVM मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CVM की वैल्यू लिखेंगे 2 तरीके से। पहला, एक बिना वाइब्रेशनल के, सो विदाउट वाइब्रेशनल, और दूसरा है विद वाइब्रेशनल, मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर करते हुए एक बार लिखेंगे और दूसरी बार बिना उसको कंसीडर करते हुए लिखेंगे। तीसरा है CPM, सो CPM के लिए भी बेटा 2 कॉलम बना लेते हैं। CPM की वैल्यूज भी बच्चे, CPM यहां CPM है और ये विदाउट वाइब्रेशनल है, और ये विद वाइब्रेशनल है,
और फिर लास्ट में गामा की वैल्यू लिखेंगे। गामा इज द रेशियो ऑफ सीपीएम एंड सीवीएम, और गामा की वैल्यू भी दो तरीके से, विदाउट वाइब्रेशनल और विद वाइब्रेशनल। चलिए बेटा इसको फिल करते हैं। सो फर्स्ट, इफ द गैस इज मोनोएटमिक गैस है, अगर मोनोएटमिक गैस है सच एज हीलियम, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, रोटेशनल इज 0, वाइब्रेशनल इज 0। और सीवीएम की वैल्यू चाहे वाइब्रेशनल लो चाहे ना लो, ये कितनी आएगी 3r/2। दिस इज ऑल्सो 3r/2, दिस इज ऑल्सो 3r/2। और सीपीएम की वैल्यू आपको मालूम है, सीपीएम माइनस सीवीएम की वैल्यू r होती है, सो ये 5r/2 और ये भी 5r/2। ये गामा की वैल्यू हो जाएगी 5/3 और ये भी 5/3। इसका मतलब मोनो एटमिक में चाहे आप वाइब्रेशन कंसीडर करो चाहे ना कंसीडर करो, रिजल्ट चेंज नहीं होता। ठीक है, दूसरा एक ठीक है, सेकेंड है बेटा डाईएटमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज लीनियर। डाईएटमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज लीनियर। नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑलवेज 3। रोटेशनल डाईएटमिक लीनियर 2, सो 3 into 2 6 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो 5 हैव बीन यूज्ड, 1 इज वाइब्रेशनल। अब अगर ये करना है तो ये कितना आएगा बेटा 5r/2। आपको अगर दिक्कत हो रही हो कि सीवीएम आया कैसे, तो सीवीएम के लिए आप ये रिलेशन लिख सकते हो। कहां मैं लिख दूं, यहां मैं लिख देता हूं एकदम लास्ट में। सीवीएम के लिए एक रिलेशन लिख सकते हो बेटा, यहां पे मैं लिख रहा हूं सीवीएम इज इक्वल टू n ट्रांसलेशनल प्लस n रोटेशनल प्लस ट्वाइस n वाइब्रेशनल डिवाइडेड बाई 2 इंटू r। ये सीवीएम के लिए आप रिलेशन लिख सकते हो, इससे आप जल्दी से सीवीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। एन ट्रांसलेशनल इज ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस ट्वाइस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू r/2। जैसे यहां पे इसकी वैल्यू रखिए 3, इसकी वैल्यू रखिए 2, और वाइब्रेशनल कंसीडर मत करो, विदाउट वाइब्रेशनल अगर है तो इसको मत कंसीडर करो, सो 5r/2। और अगर इसको कंसीडर करते हो तो 3 + 2 और वाइब्रेशनल है 1 तो 2 और, तो 3 + 2 + 2 is 7, so this is 7r/2, this is 7r/2, this will be 7r/2। CPM माइनस CVM की वैल्यू r, तो CPM आप आराम से निकाल सकते हो। this is 9r/2, this is 7/5 and this is 9/7, 9/7। ठीक है बेटा, ये हो गया डाईएटमिक मॉलिक्यूल, ये हो गया डाईएटमिक मॉलिक्यूल। फिर ट्राईएटमिक मॉलिक्यूल, थर्ड ट्राईएटमिक मॉलिक्यूल में मैं यहां दो केस लिखना चाहूंगा बेटा। ट्राईएटमिक मॉलिक्यूल के केस में अगर लीनियर है और नॉन लीनियर, अगर बेटा लीनियर है, सो लीनियर के लिए टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 होंगे, टोटल 9 होंगे। आउट ऑफ 9 3 इज ट्रांसलेशनल। रोटेशनल क्योंकि लीनियर है तो 2 ही होगा, 5 + 4 ये हो जाएगा 5r/2। यहां आओ बेटा, किस जगह आओ, सो दिस इज 3, दिस इज 2, वाइब्रेशनल r 4, 4 2 8, 8 + 5 13, so this is 13r/2, 13r/2, this is 7r/2, this is 15r/2, this is 7/5 and this is 15/13, 15/13। ठीक है, ये तो तब है जब ट्राईएटमिक लीनियर हो। लेकिन अगर नॉन लीनियर है, अगर नॉन लीनियर अगर है, सो ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल भी 3, 3 + 3 6, सो वाइब्रेशनल सिर्फ 3 बचती हैं, सो 3। नाउ दिस इज 3 + 3, इसको मत कंसीडर करो, यहां विदाउट वाइब्रेशनल है तो इसको मत कंसीडर। 3 + 3 is 6, सो दिस इज 3r। कंसीडर कर लेते हैं, सो दिस इज 3 + 3 6 और 3 2 6, 6 12, 6r। फिर से चेक कर लेते हैं, 3 + 3 6 और 6 12, 12 6r आ जाएगा, ये 6r आ जाएगा। अगर वाइब्रेशनल कंसीडर करते हो तो, अगर वाइब्रेशनल कंसीडर करते हो तो ये 6r आ जाएगा, ये आ जाएगा 4r, ये आ जाएगा 7r, ये आ जाएगा 4/3 और ये आ जाएगा 7/6, 7/6। अब आपको बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें हमें याद क्या रखना है, क्योंकि आपने टेबल तो बना दिए। बच्चे मैं आपसे चाहूंगा कि आप ज्यादा फोकस इस वाले सेक्शन पे करो, इस वाले सेक्शन पे। ये विदाउट वाइब्रेशनल सीवीएम की वैल्यूज हैं, ये विदाउट वाइब्रेशनल सीवीएम की वैल्यूज हैं।
देखो वाइब्रेशनल तो आपको कंसीडर नहीं करने इस लेवल पे, मैंने बताया जरूर है कॉम्पिटिशन्स में बहुत रेयर चांस है कि इस पे कुछ आएगा बेटा, इस पे कुछ भी आएगा, बहुत 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 रेयर है कि इस पे कुछ भी आएगा। तो इसी कारण से बच्चे अब आप फोकस करो बिना वाइब्रेशनल, और अगर आपको बेटा सीवीएम याद हो जाता है तो सीपीएम माइनस सीवीएम की वैल्यू आर होती तो सीपीएम अपने आप याद हो जाएगा। ये जो भी डिस्कशन हमने किया यहां पे, जो भी डिस्कशन किया बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए वैलिड है, ठीक है, आइडियल गैसेस के लिए वैलिड है, ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग बार बार सीपीएम माइनस सीवीएम की वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं बच्चे, आर यूज कर रहे हैं, और ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, आइडियल गैस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलो। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ठीक है आप बोलते हो सीपीएम माइनस सीवीएम की वैल्यू आइडियल गैस के लिए आर होती है, अगर कोई और गैस आ गई, कोई और सब्सटेंस आ गया, तो उसके लिए सीपीएम माइनस सीवीएम कैसे निकालेंगे। तो विदाउट गोइंग इनटू द प्रूफ मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं, हालांकि आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा, जो ICHO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इसको याद कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं, अदरवाइज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, अदरवाइज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो सीपीएम माइनस सीवीएम इज टी del P upon del T at constant molar volume into del Vm upon del T at constant pressure. So this is the relation for CPM minus CVM इन केस आपको कुछ भी सिस्टम मिलता है, कैसा भी मिले, कैसा भी आइडियल गैस मिले, रियल गैस मिले, कुछ भी मिले, आप ये हमेशा अप्लाई कर सकते हो। सीपीएम माइनस सीवीएम इज इक्वल टू टी del P upon del T at constant Vm into del Vm upon del T, दिस इज del T टेम्परेचर है बेटा, है ना, और कांस्टेंट प्रेशर पे। चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर गैस आइडियल है, इफ आइडियल गैस के लिए जरा चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। आइडियल गैस के लिए बेटा, आइडियल गैस के लिए चलो इसको देखते हैं। आइडियल गैस के लिए इक्वेशन है हमारी, आइडियल गैस इक्वेशन इज PVm इज इक्वल टू RT। हमें प्रेशर को डिफरेंशिएट करना है तो P होगा RT अपॉन Vm, P होगा RT अपॉन Vm, राइट। सो डेल P अपॉन डेल T, इसको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, मोलर वॉल्यूम को रखोगे कांस्टेंट तो ये आएगा R अपॉन Vm। क्या आ जाएगा बेटा, R अपॉन Vm, ठीक है, बहुत अच्छा। और अब मुझे मोलर वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करता है, मोलर वॉल्यूम हो जाता है RT डिवाइडेड बाई P। सो डेल Vm अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कितना आएगा बेटा, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, R अपॉन P आएगा, ठीक है। सो अब यहां पे इस चीज को अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा CPM माइनस CVM इज इक्वल टू टेम्परेचर इनटू R अपॉन Vm इनटू R अपॉन P। अब PVM की वैल्यू RT है, PVM की वैल्यू RT, आपको मालूम है PVM क्या है, RT। सो यहां PVM की जगह मैं लिख सकता हूं RT। सो नेक्स्ट स्टेप में CPM माइनस CVM की वैल्यू हो जाएगी T इंटू R स्क्वायर अपॉन, और PVM है बेटा RT, सो T से T कैंसिल, R से एक R। सो अंत में जो बचता है हमारे पास वो CPM माइनस CVM इज इक्वल टू R। क्या बचा बेटा, बचा हम लोगों के पास CPM माइनस CVM इज इक्वल टू R, जो कि आइडियल गैस के लिए क्यों अप्लाई कर रहा है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को आइडियल गैस के लिए PVM इज इक्वल टू RT के लिए यूज किया। लेकिन अब आपके पास एक ऐसा रिजल्ट है जो एक्चुअली आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसका प्रूफ इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूल्स यहां पे अप्लाई होते हैं। सो विदाउट गोइंग इनटू द प्रूफ ये मैंने रिजल्ट लिखा है, लेकिन हाँ ये बिल्कुल सही है और आप कहीं पे भी इसको अप्लाई करो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट पेज पे मैं चलूंगा और अब एक नया स्टेट फंक्शन डिफाइन करेंगे, एंथैल्पी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने काफी डिस्कशन कर लिया है, अब एक नया स्टेट फंक्शन डिफाइन करते हैं, एंथैल्पी, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेट फंक्शन इज एंथैल्पी। एंथैल्पी को मैं डिनोट करूंगा कैपिटल H से, क्योंकि एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शंस को हम लोग कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि एंथैल्पी क्या है, जब मैं बच्चों से बोलता हूं तो बहुत अलग अलग तरह के आप बोल सकते हो आंसर्स आते हैं। कोई बोलता है हीट है, कोई बोलता है एनर्जी है, कोई बोलता है PV एनर्जी प्लस U है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि अगर प्रॉपरली बोला जाए तो एंथैल्पी को हम लोग इस तरह से आप कुछ कह नहीं सकते हो। एक्चुअल में क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में, ये पूरी थर्मोडायनेमिक्स में होगा, हम लोग अपनी सुविधा के लिए, प्लीज ध्यान रखना, हम लोग अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा इन द सेंस कि हमें हमारी स्टडी इजी हो जाए, हम चीजों को थोड़ा बेहतर ढंग से समझने लगे, अपनी सुविधा के लिए कुछ आप बोल सकते हो मैथमेटिकल टर्म्स डिफाइन किए जाते हैं।
थर्मोडायनेमिक्स में कुछ मैथमेटिकली चीजें डिफाइन की जाती हैं। ये जो मैथमेटिकली चीजें डिफाइन की जाती हैं ये अपनी सुविधा के लिए होता है। तो वैसा ही एक टर्म एंथैल्पी है, मतलब इसको अगर आप किसी लैंग्वेज में पुट करने की कोशिश करोगे तो एक्चुअल में वो लैंग्वेज पूरा एसेंस आपको नहीं देगा एंथैल्पी का, ठीक है। अब एंथैल्पी को मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, किसी भी सिस्टम के लिए एंथैल्पी इज U प्लस PV। सो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। अब यहीं पे कुछ बच्चे बोलते हैं सर एंथैल्पी को मैं पूछूंगा एंथैल्पी क्या, तो वो बोलेंगे U प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस PV एनर्जी। तो ये PV एनर्जी एक नई तरह की एनर्जी बोलते हैं। फिर कोई बोलता है हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, कोई बोलता है एनर्जी है। बिल्कुल ठीक है, ये अलग अलग सब कुछ चीजें सब अपनी जगह सही है, लेकिन एक्चुअल में एंथैल्पी को कोई भी डेफिनेशन या लैंग्वेज एक्सप्लेन नहीं कर रही। सो एंथैल्पी इज एक्चुअली U प्लस PV। हाँ ये जरूर है कि एंथैल्पी के डायमेंशंस एनर्जी के डायमेंशन से, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी है और ये भी PV के डायमेंशंस भी एनर्जी के हैं। सो एंथैल्पी इज एक्चुअली एनर्जी का डायमेंशन है, लेकिन इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है, इस तरह से डिफाइन कर। अब यहां पे थोड़ी बहुत चीजें हम लोगों को करनी है। अब अगर मुझे चेंज इन एंथैल्पी निकालना बेटा, मान लो मुझे चेंज इन एंथैल्पी निकालना है, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी अगर मुझे निकालना है, डेल्टा H निकालना है। सो एक काम करते हैं, अगर मुझे चेंज इन एंथैल्पी निकालना है तो डेल्टा H को मैं लिख सकता हूं डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV, या इसको अगर आप स्मॉल डिफरेंशियल चेंज चाहते हो या इसको आप ऐसे लिख सकते हो DH इज इक्वल टू DU प्लस D ऑफ PV, राइट, D ऑफ PV, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP, राइट, PdV प्लस VdP। ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ अब यहां पे कुछ एजम्पशंस करें। सपोज हमारा एक प्रोसेस है जिसमें आइसोबारिक प्रोसेस है, कंसीडर आइसोबारिक प्रोसेस, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस। अगर बच्चे प्रेशर कांस्टेंट है, P की वैल्यू कांस्टेंट है बेटा, अगर P कांस्टेंट है तो DP की वैल्यू कितनी होगी, DP कितना होगा बच्चे, 0। अगर P कांस्टेंट है तो DP कितना होगा, 0, और DP को रखोगे 0, सो DH की वैल्यू मिलेगी DU प्लस PdV, है ना, DU प्लस PdV, DH हमें मिल जाएगा DU प्लस PdV, ठीक है। ये DH की वैल्यू आई तो, लेकिन कब आई, जब प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। सो दिस एक्सप्रेशन इज ओनली वैलिड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जो एक्चुअली बोल रहा था ना मैं शुरुआत में कि एंथैल्पी इस तरह से डिफाइन करते हैं और वो अपनी सुविधा के लिए करते हैं। अब जो आगे डिस्कशन होने जा रहा है वो आप बोल सकते हो एंथैल्पी के रेस्पेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। एंथैल्पी क्या है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन नेक्स्ट वाला है। क्या है बेटा, सुनो। अब फर्स्ट लॉ यूज करते हैं। फर्स्ट लॉ ये है du इज इक्वल टू dq प्लस dw, ठीक है बेटा। अब dw होता है माइनस p एक्सटर्नल dv, dw क्या होता है, माइनस p एक्सटर्नल dv। लेकिन अगर आइसोबारिक प्रोसेस है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, सो आइसोबारिक प्रोसेस है तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टम के प्रेशर के बराबर होगा। अगर प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट रखता है सो इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, सेम है, तभी तो प्रेशर कांस्टेंट हुआ। पिस्टन, जब भी बेटा आपको कांस्टेंट प्रेशर का कुछ भी आए तो आप इस तरह का एक सिस्टम इमेजिन कर लिया करो, है ना। पिस्टन फिटेड सिलेंडर, मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। पिस्टन अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो बेटा प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ये पिस्टन रेस्ट पे तो एक्सटर्नल प्रेशर, और ये क्या रहा, इंटरनल प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब कुछ इस तरह का सिस्टम, ठीक है। जैसे ही ये कंसीडर करोगे चीजें आपके अपने आप दिमाग में आने लगेंगी। अभी क्या है, अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इस एक्सटर्नल प्रेशर और अंदर का प्रेशर सब बराबर। अच्छा, du को मैं लिखूंगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट एक्सचेंज हो रही है उसको मैं dQp बोल रहा हूं। कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट एक्सचेंज हो रही है उसको मैं dQp बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, dQp, ठीक है बेटा। du इज इक्वल टू dQp, और dw को मैं लिखूंगा माइनस p एक्सटर्नल dv होता है, dw होता है माइनस p एक्सटर्नल dv, लेकिन चूंकि p एक्सटर्नल p के बराबर है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस p dv। यहां से dQp क्या आ जाता है, du प्लस p dv, ओहो, du प्लस p dv। और du प्लस पी डीवी को थोड़ी देर के पहले, ये देखो du प्लस पी डीवी को प्रेशर कांस्टेंट जब रहता है तो dH लिखते हैं, सो dQp इज इक्वल टू dH। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी।
heat exchange at constant pressure is equal to change in enthalpy. This is the most important statement regarding enthalpy. यही सबसे ज्यादा काम आएगी आगे, सबसे ज्यादा क्या, heat exchange at constant pressure is change in enthalpy. लिख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. सो heat exchange at constant pressure is equal to change in enthalpy. This is very important. 10 बार बोलो, इसको याद हो जाना चाहिए आपको. Heat exchange at constant pressure is change in enthalpy. Heat exchange at constant pressure is change in enthalpy. इसको आप कई बार बोलोगे, आपके दिमाग में ये बस जाना चाहिए. और heat exchange at constant volume is change in internal energy. du डेल्टा u के बराबर होता है. Heat exchange at constant volume, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है. और हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब एंथैल्पी थोड़ा समझ में आया. क्या समझ में आया? एंथैल्पी चेंज इन हीट एक्सचेंज है, एंथैल्पी चेंज इन हीट एनर्जी है अगर वो हीट एक्सचेंज कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो. ठीक है, सो दिस डिस्कशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये बहुत काम आने वाला है बाद में. ठीक है, थोड़ा सा यहां पे भी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे. जैसे मान लीजिए इनिशियली आपके एंथैल्पी था H1, इंटरनल एनर्जी U1 प्लस P1 V1. बाद में आपने कोई प्रोसेस किया, एंथैल्पी चेंज होके H2 हो गई, फिर ये U2 हो गया और ये P2 V2 हो गया. अब अगर मुझे चेंज इन एंथैल्पी पता करनी है, मतलब मुझे डेल्टा H पता करना है. अगर मुझे डेल्टा H पता करना है तो वो होगा H2 माइनस H1 और H2 माइनस H1 सबट्रैक्ट करो बेटा. सो डेल्टा H की वैल्यू H2 माइनस H1, U2 माइनस U1, तो इसको तो मैं डेल्टा U लिखूंगा, प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1. ये भी काफी काम का फॉर्मूला है, ये भी काफी काम का फॉर्मूला है. डेल्टा H इज इक्वल डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1. क्या हो क्या रहा है, ये एक्चुअल में ये फॉर्मूला कब यूज करना है, इधर वाले फॉर्मूले कब यूज करने हैं, ये क्वेश्चन का डेटा आपको सजेस्ट करता है. कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये कौन सजेस्ट करेगा, क्वेश्चन का डेटा सजेस्ट करेगा. चलो मैं आपको क्वेश्चन दूं, चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा. चलो मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, क्वेश्चन करिए. सो द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कहां गया, ये रहा. एडियाबैटिक प्रोसेस थोड़ा बहुत तो मालूम होगा. एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता. एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता. ठीक है, तो चलो क्वेश्चन ये है, प्रेशर ऑन 1 लीटर ऑफ आइस is H2O solid. Pressure on 1 liter of ice is increased from 1 atm to 1001 atm in an adiabatic container. इन एन एडियाबैटिक कंटेनर. एडियाबैटिक कंटेनर का मतलब एक ऐसा कंटेनर जो हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं करता. मतलब Q की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 0. Q की वैल्यू 0. सो प्रेशर ऑन 1 लीटर ऑफ आइस H2O सॉलिड इज इंक्रीज फ्रॉम 1 atm टू 1001 1 atm to 1001 atm in an adiabatic container. Find first question delta U in joule. Second question, delta H in joule. और assume 1 atm liter is equal to 101.3, या इसको आप 101 ही assume कर लो बेटा, उससे थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल रहेगा. 101 joule. And also solid is almost incompressible. Almost क्या, आप इसको incompressible मानो, इसको आप incompressible मानना.
जो सॉलिड है उसको आप इनकॉम्प्रेसिबल मानो, इनकॉम्प्रेसिबल। चलिए क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करो बेटा। Pressure on 1 liter of H2O solid is increased from 1 atm to 1001 atm in an adiabatic container. Find delta U in joule and delta H in joules. चलो वीडियो को पॉज कर लो, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करने के बाद सॉल्यूशन को देखना। मैं इसको करने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले डेल्टा यू पता करना है तो हमें फर्स्ट लॉ यूज करना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू 0 है, क्यों 0 है? क्योंकि एडियाबेटिक कंटेनर है, और डब्ल्यू की वैल्यू भी 0 होगी क्योंकि डब्ल्यू होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब क्योंकि इनकॉम्प्रेसिबल है, इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होना है, तो डेल्टा वी इज ऑल्सो 0 एंड डब्ल्यू इज ऑल्सो 0, हेंस द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू इज 0। डेल्टा यू की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है डेल्टा एच पता करना है, so delta H is equal to delta U plus P2 V2 minus P1 V1। डेल्टा H is equal to, अब यहां वॉल्यूम V2 V1 सब बराबर है क्योंकि अब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा बेटा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, सो डेल्टा U which is 0 प्लस V को कॉमन ले लेते हैं, V2 V1 सब बराबर है बेटा, वॉल्यूम एक्चुअली V1 V2 सब बराबर है, और दिस इज इक्वल टू 1 लीटर, दिस इज इक्वल टू 1 लीटर, so this is 1 liter, P final minus P initial, this is 1001 minus 1 atm, so your answer is 1000 atm liter, लेकिन आपको जूल्स में आंसर करना है, so this is 1000 into 101 जूल, जिसको आप 101 किलो जूल भी लिख सकते हैं, राइट। सो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। आपने देखा कि डेल्टा एच की वैल्यू को हमने कैसे कैलकुलेट किया, so this is the way delta H is calculated, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा केयरफुल है ना। एडियाबेटिक का मतलब है जहां पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन भी 0 होगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अब एंथैल्पी को मैं डिफाइन करता हूं। एंथैल्पी, जैसा हमने इंटरनल एनर्जी को वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन लिखा था, वैसे ही अब एंथैल्पी के लिए कुछ करते हैं। सो एक स्टेटमेंट लिखें गे कि एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, P एंड T। एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब यह है कि मैं एंथैल्पी को ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां बच्चे एक क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर प्रेशर का फंक्शन है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम का फंक्शन भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर प्रेशर का फंक्शन एंथैल्पी तो वॉल्यूम का फंक्शन नहीं हो सकता, ये तो सवाल ही नहीं उठता। अगर प्रेशर का फंक्शन है तो वॉल्यूम का फंक्शन तो हर हालत में होगा। लेकिन हमने आपसे क्या बोला, हम पूरी थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हमारे लिए मीनिंगफुल हो, जो हमारे लिए ज्यादा आप बोल सकते हो मतलब के हो। हम थोड़ा यहां पे सेल्फिश होते हैं। ये बिल्कुल सही है कि आप वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी इसको लिख सकते हो, लेकिन हमारे लिए अगर मैं प्रेशर के टर्म्स में इसको लिखूं तो वो ज्यादा मीनिंगफुल रहता, उससे चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं, है ना। सो एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। किधर लड़ रहा है, राइट। सो मैं डीएच को क्या लिख सकता हूं, मैं डीएच को लिख सकता हूं कैसे, डेल एच बाई वॉट, डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dt प्लस डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dp, राइट। हम ये लिख सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी को, जैसा आपने मैथमेटिक्स ऑफ चेंज में पता। अब ये वाली जो क्वांटिटी है बेटा, डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, अगर आप याद करो तो सीपीएम होता है बच्चे 1/n dqp अपॉन dt, राइट। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज चेंज इन एंथैल्पी। सो dqp को क्या मैं लिख सकता हूं dH अपॉन dt, हाँ या ना। लेकिन थोड़ा चूंकि हम लोग इसको कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हैं तो बेहतर तरीका होता है कि कुछ इस तरह से लिख लें, डेल एच बाई डेल टी, और ये सारा सब कुछ वैलिड है लेकिन उस समय प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। सो इस कारण से पार्शियल डिफरेंशिएशन प्रेशर कांस्टेंट। तो यहां से बेटा डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर कितना आ जाता है, n cpm। एक काम करो,
इस वैल्यू को उठा के यहां पे रखो, इस वैल्यू को उठा के यहां रखोगे तो आपको जो डीएच का फॉर्मूला मिलेगा वो मिल जाएगा NCPM dt प्लस डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dp। याद रखना ये फॉर्मूला काफी काम का है, फॉर्मूला बहुत काम आएगा बेटा, ये फॉर्मूला बहुत काम आ जाएगा। DH इज इक्वल टू NCPM dt प्लस डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dp। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीजें कांस्टेंट, याद रखना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स कर रखे हैं हमने, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, प्लीज इस चीज को ध्यान रखना बेटा, मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है, मोल्स फिक्स है। ठीक है, मोल्स फिक्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, अगर ये है, अब एक बात और सुनो, आइडियल गैसेस के लिए, अगर मैं आइडियल गैसेस के लिए बात करूं, सो आइडियल गैसेस के लिए डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है 0। आप बोलोगे क्यों 0 होता है सर? टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे चेंज इन एंथैल्पी 0 होती है आइडियल गैस के लिए। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि आइडियल गैस के लिए जो एंथैल्पी है वो प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, आइडियल गैस की एंथैल्पी भी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बच्चे पूछते हैं क्यों सर, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि आप H को क्या लिखते हो? U प्लस पीवी। ठीक है, H को यही तो लिखते हैं, U प्लस पीवी। अच्छा, U आइडियल गैस के लिए, अगर मैं आइडियल गैस के लिए बात करूं तो इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, हाँ या ना? और पीवी क्या होता है? एनआरटी। पीवी क्या होता है? एनआरटी के बराबर होता है, अरे हाँ या ना? नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है बेटा, पीवी की वैल्यू क्या होती है? एनआरटी के बराबर। तो आप देख रहे हो ये टेम्परेचर का फंक्शन है, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब एंथैल्पी भी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करना चाहिए? टेम्परेचर पे। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए, क्योंकि पीवी को हमने क्या लिखा? एनआरटी, और यू को भी यू एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिखा। इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये चेंज इन एंथैल्पी होगा ही नहीं, ये पूरा पोर्शन 0, और अगर ये 0 हो गया तो डीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? NCPM dt। सो फॉर आइडियल गैस, for ideal gas the value of change in enthalpy is always in any process NCPM dt। change in enthalpy for ideal gas in any process is NCPM dt, सिर्फ आइडियल गैस के लिए। अगर कोई दूसरा सिस्टम होगा तो ये फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, हाँ, अगर प्रोसेस आइसोबारिक हो जाए, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, अगर यही डीपी ही 0 हो जाए, प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, तो फिर कोई सा भी सिस्टम हो, अगर ये डीपी ही 0 हो गया तो ये पूरा पोर्शन 0, फिर तो क्या मिलेगा? NCPM dt मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? NCPM dt। तो आपने देखा बच्चों की एंथैल्पी को आज हम लोगों ने कवर किया। एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ एंथैल्पी वेरी करता है, लेकिन आइडियल गैस का जो एंथैल्पी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। याद रखना बच्चे कि ये जो भी रिलेशन है ये तभी तक वैलिड है जब हम लोग उस सिस्टम के अंदर मोल्स को कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रही। क्योंकि बेटा रिएक्शन अगर होगी, मान लो वहां पे गैसेस तो प्रेजेंट है, लेकिन अगर रिएक्शन हो जाएगी सो रिएक्शन होने में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। मैं बताऊंगा यहाँ पे ये सारे रिलेशन तब तक वैलिड हैं जब तक प्रोसेस आप कर रहे हो और उस प्रोसेस में कोई केमिकल रिएक्शन या फेज चेंज नहीं होता है। अगर ये होगा तो फिर ये रिजल्ट्स वैलिड नहीं होंगे। इसको मैं कवर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। ठीक है, सो आज के लिए इतना बहुत कुछ है, प्लीज इसको बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो इस पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।